बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ सैम्पल एंड पॉपुलेशन और सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो पहले ये पता होना चाहिए कि सैम्पल में और पॉपुलेशन में क्या फ़र्क होता है। क्लियर? सैम्पल में और पॉपुलेशन में क्या फ़र्क होता है। पॉपुलेशन के अंदर एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आ जाए, दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर मैं सारे हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को ले लूँ, दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, सारे के सारे ग्रुप वाले इंडिविजुअल आते हैं, द एंटायर ग्रुप इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। इस पूरे एंटायर ग्रुप में से कुछ पोर्शन को लेना फॉर अ पर्टिकुलर स्टडी, दिस इज़ कॉल्ड द सैम्पल। सो सैम्पल इज़ अ सब सेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो छोटा सा हिस्सा होता है इस इज़ कॉल्ड सैम्पल। क्लियर? ठीक हो गया। अब ये चीज़ आपने पढ़ लेनी है। अब जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, सैम्पलिंग टेक्निक्स ये इंपॉर्टेंट है। सैम्पल और पॉपुलेशन का फ़र्क तो समझ ही आ ही गया होगा कि ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। एग्ज़ाम में सवाल आता है सैम्पलिंग टेक्निक का, कि आपने सैम्पल कैसे लेना है पॉपुलेशन के अंदर। क्लियर? अब सैम्पलिंग टेक्निक को आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? दो हिस्सों में। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या भला होती है, प्रोबेबिलिटी को आप पढ़ना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ये मतलब होता है कि हर यूनिट के पास इक्वल चांस है सिलेक्शन होने का। प्रोबेबिलिटी मीन्स डैट कि आपने रैंडमली, मतलब आपने रैंडम जाना होता है, वो तो रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी मीन्स डैट ईच यूनिट हैज़ अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, के हर एक के पास इक्वल चांस है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। उसमें से हम रैंडमली सैंपल लेंगे या किसी पार्टिकुलर तरतीब से सैंपल लेंगे, वो हम पे डिपेंड करेगा। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि ईच यूनिट हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। क्लियर? नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता, कि जो चांस ऑफ सिलेक्शन है हमें नहीं पता कि आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपके पास इक्वल चांस नहीं है। अगर आपके पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। पहली होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर? ठीक हो गया। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, जो एवरी मेंबर है हैज़ इक्वल चांस। Clear? Every member has a equal chance. This is called simple random sampling। कि अगर आपने किसी क्लास में से सैंपल उठाना है तो आप रैंडमली किसी भी इंडिविजुअल को आप पिक कर लो, दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एवरी मेंबर हैज़ अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, और आप रैंडमली सैंपल ले रहे हो और सिंपल ले रहे हो, दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडमाइजेशन क्यों करते हैं? बिकॉज अगर आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्शन बायस कम हो जाएगा। अगर आप कहोगे भाई तू मेरी पसंद का बंदा है, तू आ जा, तो वो तो आप सिलेक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से स्टडी में एरर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन बायस। इसके बाद आ जाते हैं हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पर। ठीक हो गया। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक के अंदर आप क्या बना रहे हो, कोई सिस्टम बना रहे हो। सिंपल रैंडम के अंदर तो आप किसी को भी आप पिक कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपने हर एक को नंबर दे दिए, फिर आपने कहा कि नंबर 1 आ जाए, नंबर 4 आ जाए, नंबर 1000वां आ जाए। सिस्टमैटिक के अंदर आप कोई ना कोई सिस्टम बनाओगे। फॉर एग्जांपल आप ये कहोगे हर 10वां स्टूडेंट आ जाए, हर 5वां स्टूडेंट आ जाए, सही हो गया, हर तीसरा स्टूडेंट आ जाए। तो जो एवरी nth नंबर है या आपने कोई सिस्टम बनाया उसके हिसाब से आप स्टूडेंट को उठा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड के अंदर आप क्या बनाओगे, आप स्ट्रेटा बनाओगे। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब है फॉर एग्जांपल एक क्लास है उसमें से आपने 50 का सैंपल उठाना है, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, स्ट्रेटा बनाओगे। स्ट्रेटा का मतलब है आप क्या बनाओगे, ग्रुप्स बनाओगे। लाइक एज वाइज के 10 से लेकर 20 साल वाले इधर आ जाए, या फिर जेंडर वाइज मेल अलग और फीमेल अलग, और फिर हर सैंपल में से आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे ईच स्ट्रेटा। मतलब मेल्स में से कुछ पार्टिसिपेंट को लेना और कुछ पार्टिसिपेंट को फीमेल से लेना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड, जिसमें आप स्ट्रेटा बनाते हैं। क्लस्टर के अंदर क्या होता है,
क्लस्टर के अंदर क्या होता है कि क्लस्टर के अंदर भी आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, बट दीज आर कॉल्ड क्लस्टर्स, और आप पूरे के पूरे क्लस्टर को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटिफाइड के अंदर तो आपने 2 स्ट्रेटा बनाए, मतलब लेयर्स बनाई, और लेयर्स में से आपने हर एक में से रैंडमली सैंपल लिया। क्लस्टर के अंदर क्या करोगे, आपने छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाए। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास था, उसमें छोटे छोटे 10 ग्रुप बनाए। अगर 10 ग्रुप में से रैंडमली मैं किसी में से दो दो स्टूडेंट पिक करता रहूं तो ये तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बन जाएगा। लेकिन अगर 10 क्लस्टर में से मैं 5 क्लस्टर ही उठा लूँ पूरे के पूरे, दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर आप रैंडमली क्लस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं और उस क्लस्टर में से या उस ग्रुप के सारे इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें जो चांस ऑफ सिलेक्शन है वो किसी को नहीं पता और ये इक्वल नहीं होता। तो अब इसके अंदर आती है एग्जांपल इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब है कि जहाँ से आपको सैंपल मिलना आसान है वहाँ से सैंपल उठा लो। फॉर एग्जांपल अगर आपको डायबिटीज़ वाले पेशेंट का सैंपल चाहिए तो आप निश्तर के अंदर चले जाओ और निश्तर के अंदर डायबिटिक सेंटर चले जाओ, तो वहाँ से सैंपल आपको आसानी से मिल जाएगा, कन्वीनियंस से मिल जाएगा। तो जहाँ आसानी से सैंपल मिल जाए दिस इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। लेकिन इसके अंदर एक मसला आता है सिलेक्शन बायस। तो रट्टा मारना, सिलेक्शन बायस को बढ़ाना है तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर लो, कम करना है तो रैंडम सैम्पलिंग कर लो। इसके बाद आगे चलते हैं पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव जिसमें पर्पस आएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग। क्लियर? तो पर्पजिव या जजमेंटल के अंदर जो कीवर्ड होगा एग्जाम के अंदर, उसमें कोई ना कोई पर्पस होगा। जो रिसर्चर है जिसने कोई रिसर्च करनी है उसका कोई ना कोई पर्पस होगा फॉर द स्टडी। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ वाले पेशेंट में अगर उसने न्यूरोपैथी को स्टडी करना है तो उसके लिए जो सैम्पलिंग होगी जो किसी पर्पस को फॉलो करेगी, दिस इज कॉल्ड पर्पजिव सैम्पलिंग। इसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, अब कोटा सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है मतलब इसके अंदर भी आप छोटे छोटे कोटा बनाओगे या लेयर्स बनाओगे, लेकिन उसके अंदर आप पार्टिसिपेंट को रैंडमली सिलेक्ट नहीं करोगे, अपने पर्पस या अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। इसके बाद है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, स्नोबॉल मतलब जैसे स्नोबॉल कोई बर्फबारी होती है, उसमें ये होता है कि आपके जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो दूसरे पार्टिसिपेंट को बुला लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एनालिसिस कर रहे हो ड्रग यूज़र के ऊपर, तो अगर आपके पास एक ड्रग यूज़र है पार्टिसिपेंट, तो आप उसको कहोगे दूसरे बंदे इकट्ठा करके लाए, तो वो नशाई चरसी दूसरे बंदे को इकट्ठे करके लेके आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। या HIV वाला पेशेंट है, उसको कहोगे HIV वाले बंदे ढूंढ के ला, हाँ ये मसला है कि वो कैसे लाएगा, तो वो अलग बात होती है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो लेट्स समराइज, जो रैंडम सैम्पलिंग होती है वो सिलेक्शन बायस को कम कर देती है, जिसमें रैंडम एलोकेट करते हैं। ठीक हो गया। जो सबसे बेस्ट सैम्पलिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। ठीक हो गया। वो कौन सी सैम्पलिंग है जिसमें एरर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है जिसमें सिलेक्शन बायस हो सकते हैं। सिलेक्शन बायस के बाद क्लस्टर सैम्पलिंग है जिसमें एरर्स आपको देखने को मिल सकते होते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा।